देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बात केजरीवाल जी कह रहे हैं, तो उनका अपना आकलन होगा। राज सबके अपने आकलन होते हैं। लेकिन भाजपा ने 400 पार का जो नारा दिया था वो तो पहले ही दिन खत्म हो गया था। पहले फेज की वोटिंग में खत्म हो गया था और उसके बाद भाजपा को अंदाजा हुआ कि भाई इनकी तो लंका में आग लग चुकी है। तो उसको काउंटर करने के लिए मोदी जी हिंदू मुसलमान पर आ गए, डर दिखाने लगे। हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छिन जाएंगे, शरिया कानून लागू हो जाएगा, आपकी संपत्ति हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट दी जाएगी। मोदी जी, आपको तो बताना चाहिए था 10 साल में कितने रोजगार दिए। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था आपने। आपको बताना चाहिए था महंगाई कितनी घटी। आपको बताना चाहिए था कि चाइना के साथ $100 अरब का व्यापार घाटा कैसे बढ़ गया आपके राज्य में। आपको बताना चाहिए था कि विदेशी कर्ज 205 लाख करोड़ आपने कैसे कर दिया इस देश के ऊपर, जबकि देश की जनता का खून आप टैक्स की तरह खींच रहे हैं। इतना खींच रहे हैं कि भी वर्ल्ड बैंक ने भारत को चेतावनी दी है कि भी आप कहते हैं 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, रोजगार तो आपके यहाँ अंग्रेजों के जमाने से भी नीचे खतरनाक स्थिति में चला गया, अंग्रेजों के जमाने को भी क्रॉस कर गया। हकीकत यह है कि विपक्ष के तौर पर जो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा है वो आम जनता ने खुद लड़ा है। आम जनता हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और मोदी जी ने जहां भी नारे दिए, हरियाणा में दिया था नारा, इस बार 75 पार, तो 40 ही पार करना इनके लिए मुश्किल हो गया। तो उसी तरीके से देश में इनकी स्थिति है। इन्हें रिपोर्ट पहले से ही थी बीजेपी को कि 200 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मोदी जी ने नारा दिया 400 पार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि जी आपने अपने ट्रैक में हमें फंसा लिया, हमने आपके मुद्दों पर बात की, लेकिन भाई जिस घर में 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग बेरोजगार है, तो वो मोदी जी के ट्रैप में कैसे फंस सकते हैं, मुझे बताइए। आज मान लीजिए कोई फैमिली महंगाई के कारण जिसके एक बंदे ने आत्महत्या कर ली, उस परिवार के लोग क्या मोदी जी को वोट देंगे? कोरोना वैक्सीन जो कि फ्रॉड वैक्सीन थी, मोदी जी ने चंदाखोरी करके जो है लगवा दी लोगों को, हजारों लोगों को मरवा डाला, लाखों लोगों को बर्बाद कर डाला वैक्सीन के चक्कर में। जिनके घरों में लोग मरे हैं, क्या वो लोग मोदी जी को वोट देंगे? जबकि ये साबित हो चुका है कि कोरोना वैक्सीन के कारण लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक और तमाम समस्याएं हुई। तो मोदी जी ने तो इस देश को लूटा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, कभी पीएम केयर्स के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, धंधे के नाम पर, चंदे के नाम पर। इन्होंने हर तरीके से इन्होंने सोच लिया कि भी किसी की जेब में चबंदी नहीं छोड़नी। चाहे नोटबंदी में हमारी महिलाओं के पास जो भी पैसा था सब मोदी जी की जेब में चला गया। तो लूट मची हुई है देश में। लेकिन देखिए विजय जी, आप इन मुद्दों को रख रहे हैं, ठीक है, ये आपका मत है, आप रख सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल वही टिका हुआ है कि देखिए 2019 की बात कर ले, 115 सीटों में तो 77 तो बीजेपी को मिली ही थी। अब आप इसमें दावा कर रहे हैं 300 पार अब कर रहे हैं 2 चरणों में, तो 300 पार का जो ये लेखा जोखा है वो समझ में नहीं आ रहा कैसे। अभी आपने कहा ये उनका मत है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन अरविंद केजरीवाल का अकेला मत कैसे, जब एक इंडी गठबंधन हो गया है साथ में, तो अकेले उनका मत कैसे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि लोकतंत्र में चाहे कितने ही दलों का आपस में गठबंधन हो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती जैसे मोदी जी के यहाँ चल रही है। मोदी जी पहले तो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, फिर क्यों लग गई उनको गठबंधन की बीमारी? क्योंकि कुर्सी मोह में मोदी जी मानसिक संतुलन खो बैठे, देश का बंटाधार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। भाई आप मुझे बताइए, अजीत पवार ने अपना अलग से मैनिफेस्टो क्यों जारी किया जबकि वो बीजेपी के साथ है? और कांग्रेस के साथ अगर किसी दल ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया अपना अलग से, तो मोदी जी हाय तौबा करने लगते हैं। जब मोदी जी के सहयोगी दल के मैनिफेस्टो में ये होता है कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे, तो मोदी जी उसकी बात नहीं करते। लेकिन कांग्रेस पर उंगली उठाने के लिए, कांग्रेस की बुराई करने के लिए राहुल गांधी जी क्या खा रहे, क्या पहन रहे, विजय जी, क्या कर रहे, इसी पर उनका ध्यान रहता है। देश की चिंता नहीं है उन्हें बिल्कुल भी। विजय जी, 2 चरण बाकी हैं, 115 सीटें हैं और पिछली बार कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। आप अपना मत बता दीजिए, इस बार 115 सीटों की अगर बात कर ले, हम पूरी नहीं कर रहे, कितना लेकर आएंगे अभी 2 चरणों में, क्या लगता है आपको? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सहयोगी गठबंधन जहां भी हम इनमें से तकरीबन 90 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, ये जो 115 सीटें थी। इसके अलावा
हम 300 प्लस रहेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो जनता से हमें फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर जो भाजपा ने अपने डाकू जी खड़े किए हैं, जिनकी लूट से जनता तंग थी, जो उनको हटाना चाहती थी, मोदी जी ने फिर एक बार उनको जनता के ऊपर थोपा है। तो जनता मोदी जी को आईना दिखाना चाहती है। तो मोदी जी, आपके नाम पर आप चोर डाकू या किसी गलत व्यक्ति को उतारोगे तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। जी देखिए, हार की सच्चाई तो मोदी जी को है। सबूत के तौर पर बताता हूँ आपको कि भाई जिन लोगों को मोदी जी भ्रष्ट और बेईमान कहते थे, जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी और पानी पी कर कोसते थे मोदी जी इन लोगों को, आखिर मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी हो गई तो उनको भाजपा में ले आते हैं। किसी को राज्यसभा की टिकट थमा देते हैं, किसी को लोकसभा की टिकट थमा देते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता दरी बिछाते रह जाते हैं, मोदी जी को देखते रह जाते हैं कि आखिर मोदी जी ने उनके मुंह पर तमाचा क्यों मारा। क्यों? क्योंकि सिद्धांतों की बात करने वाली भाजपा, मोदी जी जो ये कहते हैं कि उनके यहाँ कार्यकर्ता को मौका मिलता है, वो कार्यकर्ताओं से दरी बिछवाकर और कांग्रेसी नेताओं के जूते क्यों पॉलिश करवाए जा रहे हैं मोदी जी द्वारा? क्योंकि वो डर चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि बगैर तोड़ फोड़ किए, यानी कि जिनको भ्रष्ट कहते हैं उनको साथ लगाए बगैर उनकी पार्टी का उद्धार संभव नहीं है। इसलिए वो अशोक चौहान को लेकर आए, जिनके ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप थे और मोदी जी उनको भ्रष्ट और बेईमान कहते थे। उनको बीजेपी में लाकर राज्यसभा सांसद बना दिया। अजीत पवार, जिनके लिए कहते थे कि चक्की पीसूं, और उनको अपने साथ ले आए, गठबंधन कर दिया। कौन सी जांच चल रही है, बता दीजिए, कौन से छापे पड़ रहे हैं इनके खिलाफ। हरियाणा में अनिल जिंदल, उनको लेकर आए और आधे घंटे बाद टिकट दे दी नवीन जिंदल को कोयला घोटाले में आरोपी कहते हुए मोदी जी कहते थे कि ये कोयला चोर है, कोयला खा गया देश का। तो भाई मोदी जी, अब तो कोयला खाने वाले भी आपके मुताबिक, देश के खिलाफ डकैती डालने वाले भी सब आपकी पार्टी के हिस्सेदार हैं, सब आपकी पार्टी के नेता बन चुके हैं। तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी? जाहिर सी बात है कि सत्ता के लिए मानसिक संतुलन माननीय मोदी जी अपना खराब कर चुके हैं। अब उन्हें कुर्सी दिखाई दे रही है। आरबीआई के रिजर्व फंड से 2 बार कई लाख करोड़ रुपए कितने निकाले, जबकि 70 साल में किसी सरकार ने नहीं निकाले। देश में लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। 81 करोड़ लोग केवल 5 किलो गेहूं पर जिंदा है सरकार के। किसी दशा में लाकर खड़ा कर दिया मोदी जी आपने देश को? बताइए। सड़क पर किसी पर चले टोल दो, बिजली में तमाम तरह के टैक्स में थोप दिए, इतनी महंगी बिजली दे रहे, और हर राज्य को कर्जदार बना दिया, पूरे देश को कर्जदार बना दिया। सैनिकों की भर्ती करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए अग्निवीर योजना लेकर आए। तो सवाल ये है कि देश जुमलों से चलेगा या काम करने से चलेगा? राम सेतु के ऊपर सवाल खड़ी करने वाली भाजपा बड़ी राम की भक्त बनती है। सुप्रीम कोर्ट में तो कहती है कि राम सेतु को किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी भगवान ने नहीं बनाया, ये तो ऐसी है। मतलब राम के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़ी करने वाली भाजपा कहती है कि जी हम तो राम के भक्त हैं और कांग्रेस राम विरोधी है। अरे भाई, कांग्रेस ने तो राम मंदिर के लिए 5 एकड़ जमीन एक्वायर की ताकि वह मंदिर बन सके, जनता के लिए रामलला के दर्शन की व्यवस्था की। तो भैया कौन क्या है? देश को ये समझना पड़ेगा। ये परमाणु संस्थान किसने खड़े किए? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र देश को किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? कांग्रेस सरकार ने किए। सिक्किम का विलय भारत में किसने किया? कांग्रेस सरकार के समय में किया हमने। गोवा का विलय किसने किया? हमने किया। पाकिस्तान को भारत का हिस्सा, अभिन्न हिस्सा बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया। आप देखो तो सही, उस समय क्या था हमारे पास? आर्मी तक नहीं थी हमारी। आप ये देखिए ना कि अंग्रेज हमें देकर क्या गए थे, क्या देकर गए थे। ये जो आज मोदी जी कहते हैं कि 2014 के बाद में देश को आजादी मिली है, तो भाई कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि वो सुभाष चंद्र बोस को कुछ नहीं समझते, अंबेडकर को कुछ नहीं समझते, वो देश की स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ने वाले किसी व्यक्ति को कुछ नहीं समझते। जिस दिन डूबेगा भारत के बैंक डूब जाएंगे। आरबीआई की चिंता आपको मालूम है क्या है?
क्योंकि जिन फर्जी शेयरों पर मोदी सरकार के कहने से कर्जा दिया मोदी सरकार ने, वो जिस दिन डूबेंगे उस दिन बैंक डूब जाएंगे। केवल 20-25 शेयर है। मैं आपके एक एक शब्दों, आपने वैक्सीन लगवाई थी भाई साहब? भाई साहब आपने वैक्सीन लगवाई? विजय जी जवाब दीजिए। वैक्सीन लगवाई थी? आपने लगवाई थी ना? क्यों लगवाई? जब वैक्सीन लगवाने से सभी लोग मर रहे थे तो आपने वैक्सीन क्यों लगवाई? कांग्रेसियों ने वैक्सीन क्यों लगवाई? आप पार्टी के लोगों ने वैक्सीन क्यों लगवाई? नहीं लगवाई। सुनिए, और आम जनता ने क्यों लगवाई मैं बता देता हूँ। जी नहीं, प्रधानमंत्री सबसे पहले लाइन में आप लोग खड़े थे वैक्सीन के लिए। आपको दूसरे राज्य विजय जी देखिए फिर से वायरस आ गया सिंगापुर से, अब भारत आ रहा है KP1 KP2। वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। इससे कैसे बचाव करेंगे? जारी कर रखे थे दोनों से सवाल। गरीब लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आपने नहीं लगवाई? नीता जी पूछ रही हैं। नहीं, मैंने नहीं लगवाई। ठीक है, मतलब सुरक्षित हैं, अभी सुरक्षित रहेंगे। अब सिंगापुर से विजय जी, सिंगापुर से फिर से लहर आ रही है कोरोना की। अभी 2 वेरिएंट्स आने वाले, KP1 KP2। देश को बर्बाद करने वाले लोग सबसे पहले मरेंगे, याद रखना। बीजेपी के लोग बचेंगे नहीं, ये भी मरेंगे। आप खुद को बचाना, राहुल गांधी को बचाना, पूरे परिवार को बचाना। शांत रहिए। ठेकेदारी मोदी जी ने ले रखी है ना, शांत रहिए। भगवान माफ नहीं करेंगे। ठेकेदारी आप लोग एक सवाल जनता की तरफ से, आप लोगों ने ऐसा नैरेटिव क्यों सेट कर लिया कि लोकतंत्र नहीं बचेगा? ये नैरेटिव क्यों सेट है? सुनिए मेरी बात। हाँ। लोकतंत्र नहीं बचेगा वो इसलिए है कि अगर देश को बर्बाद करने वाला कोई भी दल अगर बार बार सत्ता में रिपीट होता है और जनता ने निचले स्तर पर गालियां दे रही है, बेरोजगारी भयंकर है, महंगाई भयंकर है, किसान रो रहा है, हर वर्ग का आदमी रो रहा है, और फिर भी अगर वो चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं गोलमाल है नहीं है? बताइए आप मुझे। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि हमें जनता से उम्मीद है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का घोटाला सामने आया है कि CBI ED की जांच के नाम पर देश के पूंजीपतियों को लूटा गया है, और जिस तरह से एक कंपनी के 286 करोड़ रुपए माफ करके उससे 150 करोड़ रुपए मोदी जी ने चंदा, ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से किसी को ठेका देने में चंदा ले लिया, तो निश्चित तौर पर मोदी जी ने देश को लूटा है। बस ठीक है, समय की यहीं तक